Hello students, this is video number 16 of rotational motion और उसी के फर्दर आगे हम करेंगे जो हमने कल किया था। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो के अंदर एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात की थी, इसी टॉपिक के अंदर कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। आज हम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को लेके बात करेंगे और प्योर रोलिंग को लेके थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे उसी चीज़ को लेकर। लेट्स सी कि हम क्या क्या उसके ऊपर बात कर सकते हैं और क्या क्या उसकी कॉन्सेप्ट उसके अंदर हैं। ये एक बॉडी ले ली मैंने, इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। ये बॉडी रोल कर रही है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। ग्राउंड मैंने बनाया नहीं, ग्राउंड के ऊपर ये रोल कर रही है। आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ग्राउंड को भी दिखा सकते हो कि ग्राउंड के ऊपर ये रोल कर रही है, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर रोल कर रही है और आपको क्या मालूम होना चाहिए यहाँ पे, ये मैं बताता हूँ कि बॉडी जो है वो रोल भी कर रही है, ठीक है। बॉडी रोल भी करती है और आगे भी बढ़ रही है। तो इसकी जो वेलोसिटी है आगे बढ़ने की, दैट इज VCM, और रोल कर रही है ये विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। हम यहाँ पे जब वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर बनाते हैं, यहीं पे फ्रिक्शन तो यहीं लगेगी। तो जब आप फ्रिक्शन यहाँ बनाते हो तो दिस इज VCM, ये आपको सारा मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर। एंड दिस इज R ओमेगा। R इज द रेडियस ऑफ दिस डिस्क, मान लो कुछ भी मान लो इसको, ठीक है। डिस्क मान लो, स्फीयर मान लो, व्हाटएवर। तो इसका रेडियस कितना है R, और उसकी वजह से मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, R ओमेगा। अब जब ये आ गया, अब यहाँ पे क्या देखा हमने कि when VCM is equal to R omega, when VCM is equal to R omega, then VCM is equal to R omega, then this is a case of pure rolling. This is a case of pure rolling. And hence, this point where friction is where friction is नहीं, ऐसे नहीं लिखो, इसको लिख दो। Where friction comes into play, where friction comes into play is stationary. कब? इस केस में is stationary, and hence static friction. This is very interesting part. Static friction is there. Static friction is there. ये इंपॉर्टेंट यहां है कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगी कौन सी वाली, FS, जब क्या होगा, प्योर रोलिंग का केस होगा। ये तीनों चीजें एक ही बात हो गई। अब प्योर रोलिंग, VCM इक्वल टू R ओमेगा, और आपका ये स्टैटिक फ्रिक्शन का केस, ये मैंने आपको जो ये इसमें सारी बात बताई। तो ये सब हम जो लिख रहे हैं ये आपको अंडरस्टैंड करना है यहां पे। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी, ये न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल बेस्ड है। वो डिपेंड करता है कि इंटेंडेड मोशन कहां बनेगी अल्टीमेटली। बट व्हेन, देखो अब एक और बात आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, वो आप खुद भी लिख सकते हो अब यहां पे, क्या कि व्हेन VCM इज ग्रेटर देन R ओमेगा। अब आपको पता है व्हेन VCM इज ग्रेटर देन R ओमेगा तो स्किडिंग होगी, प्योर रोलिंग नहीं होगी। मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो स्टेशनरी नहीं होगा। कौन सा पॉइंट कंसिडरेशन में है? बॉटम मोस्ट पॉइंट, लेट इट बी B। तो बॉटम मोस्ट है इसलिए मैंने B लिखना ज्यादा पसंद किया। तो तब वो स्टेशनरी नहीं होगा। अगर स्टेशनरी नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम इनटू प्ले, और फिर उसकी डायरेक्शन फाइंड करना इज नॉट अ बिग डील। व्हेन VCM इज ग्रेटर देन R ओमेगा, VCM जब बड़ा होगा इससे, तो वो फ्रिक्शन कहां लगेगी, देखो ये इसको नोट कर सकते हैं। फॉर VCM ग्रेटर देन R ओमेगा, फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। और काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन बना रहा हूं, आप देखना जरा काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, एफ के,
ये इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब जब क्या होगा, व्हेन आर ओमेगा इज ग्रेटर देन वीसीएम, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि जब आर ओमेगा ग्रेटर देन होगा तो क्या होता है, और जब जब वीसीएम ग्रेटर देन होता है तो क्या होता है। आपने ये समझना है, व्हेन वीसीएम ग्रेटर देन आर ओमेगा होगा, वो कौन सा केस हुआ, वो केस हुआ जब ब्रेक लगा के आप गाड़ी स्किड करती है। जब ब्रेक लगा के आपकी गाड़ी आगे की तरफ स्किड करती है, थोड़ी सी रोलिंग होती है, थोड़ी सी स्किडिंग होती है, तो वो वाला कौन सा हो गया, दैट इज अ केस ऑफ वीसीएम ग्रेटर देन आर ओमेगा। और जब आपकी गाड़ी किसी कीचड़ में फंस जाती है, ठीक है, तो वहां पे जब आपकी गाड़ी रोल करती है, आगे कम बढ़ती है और घूमती ज्यादा है, तो वो कौन सा केस हो गया, आर ओमेगा ग्रेटर देन वीसीएम। अब मैं आर ओमेगा ग्रेटर देन वीसीएम के लिए जब बनाऊंगा तो आपकी डायरेक्शन जो एफ के की बनेगी वो इस तरह की बनेगी। देखो आपको क्लियर होनी चाहिए ये चीज, ये आपको ये एफ के आ गया। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हमने जो बात करनी थी काइनेटिक। लेकिन जब हम प्योर रोलिंग की बात करेंगे, पहली बात समझ लेना अच्छे से, जब हम प्योर रोलिंग की बात करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बात आपने समझनी है कि दिस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दिस स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसकी जो डायरेक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो हम न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हमारा न्यूमेरिकल आता जाएगा वैसे वैसे उसको हम डिस्कस करेंगे। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो ये। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे अभी, दैट इज प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग के केस में आप बोलोगे सर हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं। प्योर रोलिंग के केस में अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, दैट इज, अब इसमें क्या हम करेंगे, ये एक आपका ये वाली जो बॉडी है ना, ये भी आगे बढ़ रही है विद अ वेलोसिटी v1, ठीक है, जिसके ऊपर ये बॉडी रोल कर रही थी, तो वो भी v1। और जो ये है ये भी चल रहा है ऊपर वाला, कितनी, ये ऊपर वाला रोल कर रहा है इसके ऊपर, दिस इज हैविंग अ लीनियर वेलोसिटी v1। जो ये नीचे बॉडी बनाई है मैंने, फर्स्ट बॉडी एंड सेकंड बॉडी, जो फर्स्ट बॉडी बनाई है वो किसके साथ चल रही है, v1 वेलोसिटी के साथ लीनियरली आगे बढ़ रही है, उसके ऊपर एक बॉडी रोल कर रही है। अब रोल कर रही है तो रोलिंग को कैसे शो करेंगे ये आपको बता देता हूं। आपको मालूम है रोलिंग को हम कैसे शो करते हैं, वही जस्ट ये देखो, इसको आगे दिखाया क्या कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास कितना आगे बढ़ रहा है, वीसीएम, ये घूम कितनी वेलोसिटी के साथ रही है, ओमेगा, कितनी वेलोसिटी के साथ, ओमेगा। और अल्टीमेटली जब प्योर रोलिंग की बात आएगी, आपने जो बात समझनी है वो क्या थी कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो किस पे होना चाहिए, बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है वो किस पे होना चाहिए। तो ये दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखो, इसको ना इस तरह से दिखाएंगे कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो थोड़ा ऊपर दिखाते हैं, जस्ट दिखाने के लिए। अब एक ही जगह बनाने पड़ेंगे ना, तो वो कितनी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ये देखो, ये वाला आगे बढ़ा वीसीएम के साथ, आपको मालूम है कैसे हम करते हैं ये। फिर ये वाला कितनी वेलोसिटी के साथ आगे गया, ये वाला कितनी वेलोसिटी के साथ इधर जा रहा है, आर ओमेगा, ये भी पता है आपको, ठीक है, यही हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, ये जो आपस में बिल्कुल कॉन्टैक्ट में है, ये बिल्कुल आपस में कांटेक्ट में है। लेकिन हम जो कर रहे हैं ना उसमें ये बता रहा हूं मैं आपको कि ये वाला जो नीचे वाला पॉइंट क्यू है, वो कितनी वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है, v1। हमें मालूम होना चाहिए, याद रखो, ये जो पॉइंट क्यू है फॉर प्योर रोलिंग, जो आपने लिख के रखना है यहां पे, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज फॉर प्योर रोलिंग, पहले ग्राउंड था, ग्राउंड में ही अभी मैं बताऊंगा आपको। अभी क्या किया हमने, पहले ग्राउंड के ऊपर रोल करवा रहे थे। अब इस ऑब्जेक्ट को जो घूम रही है, जो सीटीएआर कर रही है, रोटेशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन दोनों कर रही है, वो एक मूविंग बॉडी के ऊपर कर रही है। तो हमने सारा कवर कर दिया ना उस चीज को। तो फॉर प्योर रोलिंग क्या होना चाहिए, वीपी क्यू, मतलब ये जो पॉइंट पी है वो रेस्ट पे होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू क्या, इसके। तो इसलिए वीपी क्यू यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू Q मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, बिल्कुल होना चाहिए। आपको मालूम है VP Q किसके बराबर होता है, VP माइनस VQ इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, यानी कि VP इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, VQ। ये आपको यहां बात समझ आनी चाहिए, ये आपका रियल है। अभी तक आपका जो VQ होता था ना वो 0 होता था, इसलिए हम लिखते थे VP इक्वल टू 0। अभी भी वही है, लेकिन VPQ इक्वल टू 0। वहां ग्राउंड था, वहां पे ये मेंशन करने की नीड नहीं होती थी, लेकिन यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि VPQ मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी VP और VQ की आपस की स्पीड क्या होनी चाहिए, बराबर। और कोई आपको अगर पूछ ले कि अब ये क्या रिलेशन बना, तो मैं लिखूंगा VP किसके बराबर है, VCM माइनस आर ओमेगा शुड बी इक्वल टू V1। ये आपका रिलेशन बन गया किसके लिए, ये आपका रिलेशन बन गया फॉर प्योर रोलिंग।
ये आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है। दिस इज द रिलेशन फॉर प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग के लिए ये कॉन्सेप्ट होना इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इसी के ऊपर प्योर रोलिंग के ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं और इसी तरह की, और फिर उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसका ये इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, देखना, दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। आप देख सकते हो यहाँ पे V1 V2 VCM ओमेगा सब लिखा है मैंने। आपका ये वाली बॉडी जो है, ये दोनों बॉडीज चल रही हैं, ऊपर और नीचे वाली। ये वाली बॉडी भी चल रही है, ये वाली बॉडी भी चल रही है, और अल्टीमेटली और ये वाली बॉडी जो आपकी है वो CTAR कर रही है। CTAR आपको समझ आता है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो बोला कि प्योर रोलिंग होने के लिए, प्योर रोलिंग इस बॉडी की होने के लिए बताओ कि VCM और ओमेगा की वैल्यू फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2। कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। जो हमने पीछे बार लगाया वही कॉन्सेप्ट है। आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो इसमें दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस आपके आगे, और कॉन्टैक्ट सरफेसेस आने के कारण मैं लिख रहा हूं सिंपल, जल्दी जल्दी करते हैं जरा इसको, कि आपका जो ये वाला पॉइंट है, आपका जो ये वाला पॉइंट है, आप बताओ मुझे, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे बताइए मैंने आपको पहले भी। ये VCM, ये कितना R ओमेगा डायरेक्ट नजर आ रहा है, हमने पहले भी देखा हुआ है। ये इस पॉइंट की वेलोसिटी VCM R ओमेगा, ठीक है। ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी V2, और इस पॉइंट की वेलोसिटी V1। अब आपको सब मालूम है क्या करना है हमने। फॉर प्योर रोलिंग क्या कंडीशन बनी आपकी? फॉर प्योर रोलिंग हमारी कंडीशन बन गई। अब देखो, हम फटाफट ये वेलोसिटीज लिखते हैं, हमें मालूम है। मैं इन पॉइंट्स के नाम भी दे देता हूं, मैं इन पॉइंट्स के नाम देता हूं। दिस इज P, दिस इज Q, दिस विल बी PQR, एंड दिस इज S। फॉर प्योर रोलिंग, अच्छे से करा रहा हूं आपको, अच्छे से देख लेना इसको जरा। फॉर प्योर रोलिंग, for pure rolling, VRS must be equal to 0, VPQ must be equal to 0, और इसी बेसिस पे हमने लिख दिया VR equal to VS, VP equal to VQ। VR किसके बराबर? VR देखो, VR आएगा VCM प्लस R ओमेगा इक्वल टू V2, और दूसरा आएगा VCM माइनस R ओमेगा इक्वल टू V1। ये दो इक्वेशंस बनी, इन दोनों को ऐड करो, आपको VCM डायरेक्ट मिल जाएगा। क्या बना VCM इक्वल टू आपका बन गया, VCM इक्वल टू आपका बन गया कितना? VCM इक्वल टू V1 प्लस V2 अपॉन 2 डायरेक्टली। और एक बार जब आपको VCM मिल गया, किसी भी इक्वेशन के अंदर डाल दो तो R ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। तो R ओमेगा विल बी इक्वल टू, नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ये आ गया R ओमेगा विल बी इक्वल टू V2 माइनस VCM। V2 माइनस VCM में जब मैं V2 लिखूंगा तो V2 माइनस क्या आएगा? V1 प्लस V2 अपॉन 2, और यहां से आपका बन गया कितना बन गया? V2 माइनस V1। V2 माइनस को सॉल्व करोगे तो ये ट्वाइस आ जाएगा ना, कितना बनेगा? V2 माइनस V1 आई थिंक है ना, V2 माइनस V1 अपॉन V2 माइनस V1, यस, V2 माइनस 2V2 माइनस V1, V1 2V2, यस ठीक है, V2 माइनस V1 अपॉन 2। तो ये बन गया आपका R ओमेगा, यानी कि ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन 2R। तो यहां से आपको दो आंसर्स मिल गए। क्या क्या? एक मिला ये ओमेगा की वैल्यू ये आ गई आपकी, और वहां से पीछे से आपने जो कैलकुलेट किया वो ये आंसर यहां से आ गया, ये वाला, ठीक है। तो ये दो आपके आंसर्स बन गए। तो ये इस तरह से हमारी अप्रोच है। मैंने आपको प्योर रोलिंग आपके साथ डिस्कस की, और आपके साथ क्या डिस्कस किया? दूसरी बात जो डिस्कस की वो डेट वाज कि हम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किस तरह से लिखते हैं। उसकी अभी और भी बहुत सी बातें होगी, न्यूमेरिकल के अंदर वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अभी, जिसमें हम अल्फा की कैलकुलेशंस करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, एंड मैनी मोर थिंग्स।
दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो आप क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ACM अल्फा FS अज्यूमिंग फ्रिक्शन टू बी इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब आपको अच्छे से मालूम है, अभी ये ग्राउंड है, वैसे भी इसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे मैंने आपको लास्ट 2 एग्जांपल्स कराई जिसके अंदर थोड़ा सा आपने ध्यान ज़्यादा देना था, इसके अंदर तो आपका डायरेक्ट आएगा। इसमें भी वही रूल है, रूल डिफरेंस नहीं है। देखो प्योर रोलिंग का केस वही है, मैं आपको दोबारा इस लैंग्वेज में भी आपको बताता हूं कि हम जो पहले कर रहे थे और ये कर रहे हैं बिल्कुल सेम है। यहां पे इस पॉइंट Q की बात कर रहे हैं, अगर देखो इस पॉइंट Q की अगर बात करें, बिल्कुल जस्ट वेरी नियर टू द सरफेस में इसको ऐसे बना देता हूं। देखो ये वाला, ये सिर्फ इस पॉइंट को हम बोल दिया Q, इस पॉइंट को आपने बोला P। तो इस पॉइंट पे ये आ गया आपका पॉइंट Q, जो आपका VPQ है, दैट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि VP इक्वल टू क्या होना चाहिए, VQ। यानी कि इधर से मैं आगे बात करूं तो VP किसके बराबर होता है, VP होता है आपका, या AP बात कर लेते हैं, चलो अभी वो लिख देता हूं मैं आपको, VCM माइनस R ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, VQ कितना है, 0 क्योंकि ग्राउंड है, फिक्स्ड है, इसलिए वो 0। इसलिए क्या आ गया आपका, VCM इज इक्वल टू क्या बन गया, R ओमेगा। यानी कि मैंने VCM की लैंग्वेज में लिख दिया, सेम इज ट्रू फॉर ACM इक्वल टू क्या, R अल्फा। अभी यहां पे हमें ACM की कहानी चाहिए, इसलिए ये ACM इक्वल टू R अल्फा बन गया। किसके लिए, दिस इज फॉर प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का जो यहां केस था, ये आपने समझना है यहां पे कि हमारी फ्रिक्शन यहां सफिशिएंट है कि यहां पे प्योर रोलिंग होगी। इस लाइन का बस इतना सा सिग्निफिकेंस था कि आप ये वाली इक्वेशन तभी लिख सकते हो, ये वाली इक्वेशन आप तभी लिख सकते हो जब इस तरह की ये गिवन था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब इसका ये तो हमें समझ आ गया। अब इसके आगे हमने क्या प्रोसीड करना है उसको जरा समझना। अब इसको अंदर हमें इक्वेशंस चाहिए। अब इक्वेशंस चाहिए तो किस तरह की इक्वेशंस, किस तरह से हम लिखेंगे, इसको जरा हर चीज को आप अंडरस्टैंड करोगे। पहले मैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन बनाऊंगा, यहां पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या आएगी उसको हमने समझना है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन बनाता हूं, तो फ्रिक्शन यहां लग रही है, फ्रिक्शन की स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है, प्योर रोलिंग है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। कहां होगी कोई मालूम नहीं, कैलकुलेशंस करके ही पता चल सकता है, ऐसे बिल्कुल नहीं। डायरेक्शन जो मैं बनाऊंगा अगर वो करेक्ट बनाई होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, जो डायरेक्शन अगर मैंने अपोजिट बनाई होगी तो अपने आप आंसर नेगेटिव आएगा। तो आपको कोई डायरेक्शन की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन विल ऑल्सो बी कैलकुलेटेड थ्रू ऑल दीज कैलकुलेशंस। हम न्यूमेरिकल के दौरान उसको सीख लेंगे। तो ये मैंने अभी आपकी डायरेक्शन कैसी बनाई, इस FS की डायरेक्शन हमने ये बना दी, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अच्छे से समझना एक एक बात को, एक एक चीज को अच्छे से समझना। ये FS की डायरेक्शन बनाइए, FS की डायरेक्शन बनाने के बाद अब और कौन सी इक्वेशंस आप लिख सकते हो। पहले मैंने आपको लास्ट टाइम ये समझाया था, पहले आप समझ लो, पहले आपको सारी लीनियर इक्वेशंस लिखना सीखो। लीनियर इक्वेशंस में पहले ACM इक्वल टू R अल्फा आपने लिख दिया, फिर उसके बाद मैं क्या लिखूंगा आप बताओ। अब मैं एक चीज लिखता हूं, देखना आपको समझ आएगा। मैं लिख रहा हूं F माइनस FS, देखो ठीक है, ये मैंने फिगर दोबारा यहां बना दी कि अब देखो आप ध्यान से। अब आपने क्या करना है, पहली इक्वेशन आपको क्या मिल गई वो तो मैंने लिख दी हुई है, मैं दोबारा लिख देता हूं। क्या बनी थी आपकी, ACM इक्वल टू F माइनस FS इक्वल टू M ACM। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई, लेट इट बी फर्स्ट। ठीक है, तो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ये सब यहीं पे है, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, F माइनस FS इक्वल टू क्या, M ACM। फिर अब टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है। टॉर्क की इक्वेशन जरा ध्यान से लिखनी है, दो फोर्सेस और टॉर्क की किसके अबाउट इक्वेशन लिखनी है, टॉर्क की अबाउट लिखनी है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। कैसे लिखेंगे जरा ध्यान देना प्लीज सभी। ठीक है, आप देखना जरा। अब आप पता क्या करो, इसके ऊपर फिंगर रखो अपनी, इसके ऊपर इधर फिंगर रखो और इस फोर्स से घुमाने की कोशिश करो। तो इस फोर्स से जब इसको घुमाने की कोशिश करोगे तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैं जरा लिख रहा हूं, देखना जरा, F इंटू एक्स।
और जब इससे घुमाऊंगा इसको यहीं पे पकड़ के तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसलिए आएगा माइनस एफ एस इंटू आर। एफ एस इंटू आर, इंटू डालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऐसे लिख दो, एफ एस इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। देखो इन इक्वेशंस में कितनी सिमिलैरिटी है, एक रोटेशनल मोशन की है, एक लीनियर मोशन की है। थर्ड इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ये बन गई। उसके बाद यहां से अब आपको क्या करना है, इन तीन इक्वेशन से तीन अननोन फाइंड करने हैं, दैट्स इट। कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, मैं बता देता हूं आपको। आपने क्या करना है, इस ऐसे क्वेश्चंस में अप्रोच क्या रहेगी आपकी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आप एसीएम निकालो पहले इक्वेशन नंबर 3 से, वो क्या बन गया, एसीएम इक्वल टू दैट इज एफ माइनस एफ एस अपॉन एम। ये आपकी एक चीज आपने ये निकाल ली एसीएम, और दूसरा आपने निकालना है अल्फा इक्वल टू एफ एस एफ एक्स माइनस एफ आर अपॉन आई, अपॉन आई। ये आपकी दो चीजें बन गई। इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है एसीएम इक्वल टू किस में, आर अल्फा में। तो एसीएम इक्वल टू आर अल्फा में जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो अल्टीमेटली क्या दिखाई देगा आपको, एसीएम क्या है, एसीएम आपका एसीएम है एफ माइनस एफ एस अपॉन एम, एफ एस अपॉन एम इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने, इज इक्वल टू एसीएम इक्वल टू आर अल्फा। आर अल्फा तो आर से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो एफ एक्स आर माइनस एफ आर स्क्वेयर अपॉन आई, दैट्स इट। ये देखो इसमें सब्स्टिट्यूट किया फर्स्ट इक्वेशन में, एसीएम इक्वल टू आर अल्फा, दैट्स इट, ठीक है। यहां से आपकी ये जो इक्वेशन आई, इसके अंदर आपका अननोन कौन है, सिर्फ यहां पे आर नोन है, आर नोन है, फोर्स नोन है, फोर्स गिवन है आपको। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो बॉडी दी होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख सकते हो। अभी आपको आई की टर्म्स में निकालना, हो सकता है कल को वो आपको बोले डिस्क के लिए निकालो, तो आपने आई की जगह एम आर स्क्वायर अपॉन 2 डाल देना है। रिंग के लिए निकालो एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर निकल डाल देना है। स्फीयर के निकालो तो 2/3 एम आर स्क्वायर हॉलो स्फीयर के लिए, और सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर। वो फॉर्मूला याद होना चाहिए आई का, वो आई आपका डिपेंड करता है, यानी आई इज गिवन टू यू, आई आपको मालूम है, एफ आपको मालूम है, एक्स आपको गिवन है। आपको निकालना क्या है, इधर से आपको सिर्फ क्या निकालना था, एफ, ये एफ एस लिखना है यार, एफ नहीं लिखना, यहां चेंज कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, ये एफ एस लिखोगे आप यहां, और यहां पे भी एफ एस लिखोगे, सो दैट कि आपका अननोन एक ही है, यहां पे एक ही अननोन है। यहां से आप एफ एस की वैल्यू निकालोगे, इधर से आप एफ एस की वैल्यू निकालोगे और उसको कहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे, उसको बाकी दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालते जाओ। एक बार एफ एस पता चल गया आपको तो एसीएम भी पता चल जाएगा, एक बार एसीएम पता चल गया तो अल्फा भी पता चल जाएगा, दैट्स इट। कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ये इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज में ये सब लिखा जा सकता है, आपको ये सब अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करके रख लो, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर ही जो आपका एफ एस की वैल्यू आएगी ना, वो इसके बराबर आएगी। देखो एफ एस इक्वल टू क्या आएगा, एफ एस विल बी इक्वल टू एफ, कैपिटल एफ जो फोर्स है, इनर्शिया आई माइनस एम आर एक्स। एक इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं आपको, अच्छे से सुनना है आपने, अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वेयर। ये पता चल गया। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जाम में आपको क्या पूछा जा सकता है, जैसे फॉर डिस्क कैलकुलेट करो यार, यही फॉर डिस्क। जब आपने फॉर डिस्क बोला तो अब हम क्या करेंगे, जब डिस्क की बात बोली तो डिस्क के लिए हम लिखेंगे भाई आई जो है, और आपको देखो डिस्क है और फोर्स जो लगाई गई है ना एक्स, वो आपको गिवन है कि r/2 पे लगाया है, ध्यान देना प्लीज, r/2 पे लगाया है, ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। तो आपका एफ एस इक्वल टू क्या बन जाएगा, एफ एस इक्वल टू बन जाएगा आपका, कितना लिखा, r/2 लिखा ना, आई बी एम आर, तो एफ एस इक्वल टू 0 बन जाएगा। आप चेक कर लो, एफ एस इक्वल टू 0। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है यहां पे ये सोचने वाली कि एफ एस 0 होने के बाद भी जो है वो रोलिंग होती है, अगर ये एग्जैक्टली यहां पे होगा, ठीक है। फिर मैं अगर एक और बात करूं, अगर मैं क्या चेंज करूं, x ग्रेटर देन, ये पहला केस आ गया किसके लिए, डिस्क के लिए, और x कितना था आपका, x इक्वल टू r/2 था। अब मैं सेकंड केस ले रहा हूं इसी में, इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि x की वैल्यू जो है वो कितनी है, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है किससे, ग्रेटर देन है r/2 से, ग्रेटर देन r/2। जब ग्रेटर देन r/2 होगा किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, तो आपको इतना पता चल गया कि ग्रेटर देन r/2 के लिए, एक मिनट में एक बार ये एक चीज देखो, इसमें ना हमने एक चीज मैंने उल्टा कर दी है, शायद इसका आंसर जो आता है ना
एक मिनट, मैं एक मिनट चेंज कर रहा हूँ इसको। जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आई माइनस नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। एफएस तो जीरो आएगा, तब भी उसमें कोई आपको नहीं। फर्स्ट केस डिस्क के लिए मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि डिस्क के लिए अगर एक्स की वैल्यू आपको r/2 दी होती तो फ्रिक्शन का आंसर कितना आता, जीरो। जब फ्रिक्शन का आंसर जीरो आ गया तो डेट मीन्स कि हमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है किसकी, हमें डायरेक्शन की कोई बात करने की जरूरत नहीं। जब एफएस ही जीरो है तो डायरेक्शन क्यों बोलेंगे। हाँ, इतनी सी बात बोली जा सकती है, इतनी सी बात पूछी जा सकती है यहाँ पे कि आपका जो यहाँ पे आप ये कैलकुलेट कर रहे हो, ये क्या इसकी रोलिंग भी हो पाएगी या नहीं, तो बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। रोलिंग क्यों नहीं होगी, रोलिंग होने का नहीं होने का कोई मतलब नहीं बनता, तो रोलिंग बिल्कुल होगी। लेकिन जो एफएस है वो जीरो के बराबर होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होगी। आप देखो x ग्रेटर देन r/2 पे क्या होगा, x ग्रेटर देन r/2 पे एफएस पॉजिटिव है, means our assumed direction is okay। जो हमारी assumed डायरेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, इज करेक्ट, ठीक है, इज करेक्ट लिख दो, चाहे इज करेक्ट, ठीक है। सेक थर्ड पार्ट, अब आपको खुद समझ आ गया मैं क्या बात करने वाला हूं। अगर x ग्रेटर देन क्या होगा, सॉरी, x क्या होगा, लेस देन होगा किससे, r/2 से। आपको क्लियर नजर आ रहा है। fs क्या होगा, fs इज नेगेटिव, चेक करके देख लो, चेक करके देख लो, इधर डालो ना फॉर्मूले में डिस्क के लिए, आई तो फिक्स हो गया, तो अब तो सिर्फ x की वैल्यू चेंज की जा सकती थी ना। जब आपने डिस्क लिख दिया तो आई तो फिक्स हो गया, तो x लेस देन r/2 के लिए fs क्या हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव हो गया। और fs का नेगेटिव होना यह बताता है कि द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू द assumed one। जो हमने एज्यूम की थी उससे उल्टी डायरेक्शन में आएगा। सिंपल बात ये समझनी है आपने। मतलब इसमें मैं ये बता रहा हूं आपको कि जो आपने डायरेक्शन ये ली थी, जो आपने डायरेक्शन कहां ली थी बताओ, आपने डायरेक्शन यहां ली थी ना, आपने फ्रिक्शन की डायरेक्शन आगे की तरफ ली थी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन यहां ली थी, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं है इस केस में। ये सेकंड वाले केस में ऐसी डायरेक्शन आएगी, सेकंड वाले केस में ऐसी डायरेक्शन आएगी, जो ली थी वही आएगी, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। यही डायरेक्शन ली थी ना हमने, तो यहां पे भी यही आएगी। अब अगर मैं बोलूं किसके लिए, थर्ड वाले केस के लिए, तो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए देखो, उसके लिए क्या बनेगा, उसके लिए जो डायरेक्शन आएगी वो इधर आएगी, वो इधर आएगा एफएस, वो इधर आएगा, ठीक है। ये थर्ड वाले केस के लिए आ गया। तो इस तरह से आप, और इसी तरह का एनालिसिस, इसी तरह का सेम एनालिसिस आप किसी के लिए भी, आप सॉलिड स्फीयर के लिए भी कर सकते हो। सेम तरह का एनालिसिस, एक क्वेश्चन और इसी के बेसिस पे मैं आपको बताता हूं, जिसमें इसी तरह की इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे और हमारे रिजल्ट्स भी इसी तरह से आएंगे, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा, इसको एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें थोड़ी आपको वैल्यूज देता हूं, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैल्यूज वाले क्वेश्चन करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं बहुत बार स्टूडेंट्स, तो उससे आपको थोड़ी कमांड और बन जाएगी। हम थोड़ी सी और बात करते हैं। अभी डिस्क को लेके हमने ये जर्नल एक स्टडी की इस चीज़ को लेके। अब मैं बात करने वाला हूँ सॉलिड स्फीयर अगर होगा तो क्या होगा, उसको लेके मैं बात करता हूँ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अभी हम क्या बात करेंगे, जरा देखना ध्यान से। इसमें वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये सॉलिड स्फीयर है। अब क्या होता है कि स्फीयर बनाओ, डिस्क बनाओ, रिंग बनाओ, वो सब एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। जब हम कॉपी पे ड्रॉ करेंगे तो एक जैसे, ऐसे एक जैसे नहीं दिखते, कॉपी पे ड्रॉ करते टाइम एक जैसे दिखते हैं, इसलिए क्वेश्चन को रीड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एकदम याद आना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे याद होना चाहिए कि इसका 2/5 mr² है, फाइन, वो तो पता चल गया। प्योर रोलिंग का केस दिया हुआ है, प्योर रोलिंग के केस से डायरेक्ट हमारे को फर्स्ट इक्वेशन तो डायरेक्ट मिल जाती है, जिसको फर्स्ट इक्वेशन को हम लिखेंगे, देखना फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन विल बी ACM इक्वल टू R अल्फा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो पहले थी,
ACM इक्वल टू आर अल्फा। इस बार तो आपको आर की वैल्यू है आपके पास, तो वही डाल दो, क्यों लिखना है आर अल्फा, यू सिंपली राइट 2 अल्फा। ACM इक्वल टू 2 अल्फा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, आपको अच्छे से मालूम है किस तरह से हम इसको ऑपरेट करते हैं। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, सेकेंड इक्वेशन विल बी किसकी, लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर मोशन की इक्वेशन। तो लीनियर मोशन की इक्वेशन के लिए आपको पहले क्या एज्यूम करना पड़ेगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी, जो आपको बनानी है फ्रिक्शन की डायरेक्शन बना लो, ठीक है। ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन मैंने बना दी। फ्रिक्शन की डायरेक्शन बनाते ही, जब जैसे ही मैंने एफएस बनाया, एफएस बनाते ही आपको पता चल गया कि एफएस क्यों बनाया, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों, क्योंकि प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग है, एफएस बनाया, ये सब लिखा। अब क्या करना है हमने, अब हम लिखेंगे यहाँ पे, जरा ध्यान देना, अब हम इसकी इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे आपने एक दो चीज़ें और बना देनी चाहिए। ये बनाया ACM, ये इधर जा रहा है, फिर उसके बाद आपने बना दिया ये ओमेगा, ओमेगा नहीं, यहाँ अल्फ़ा लिखना चाहिए क्योंकि अल्फ़ा से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ अल्फ़ा लिख दो, ठीक है, अल्फ़ा लिख दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने एक सिंपल चीज़ क्या यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या लिख दिया, आपने लिखा 25 माइनस FS, 25 माइनस FS इक्वल टू ACM, नहीं, इक्वल टू M ACM। M कितना है वो भी दिया 5, तो 5 ACM, तो 5 ACM, ठीक है, 5 ACM। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फॉर यू। फिर उसके बाद ये दो इक्वेशंस बन गई। उसके बाद क्या करना है, अब आपने दो इक्वेशंस बनने के बाद अब आप टॉर्क की इक्वेशन लिखो। 3 इक्वेशंस चाहिए होती हैं आपको, अभी पीछे हमने सेम क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो वहां पे वैल्यूज नहीं थी, यहां पे वैल्यूज हैं, ये ज्यादा आसान हो जाएगा। मैंने बताया आपको कैसे करना भी, अभी करके दूंगा मैं पूरा, ठीक है। आप देखो इसमें क्या और क्या, किसकी इक्वेशन, थर्ड टॉर्क की इक्वेशन। टॉर्क की इक्वेशन में फिर से आपको आना चाहिए, आप पीछे देख तो देख सकते हो, 25 इंटू 1 मैं बोल रहा हूं बट लिख नहीं रहा हूं 1, ठीक है, -2FS इज इक्वल टू आई अल्फा। अब आई अल्फा तो क्या बोला मैंने, आई की वैल्यू, आई निकालना नहीं मैंने, आई यहां पे निकाल लेते हैं साइड पे, ठीक है। तो आई इक्वल टू लिख लो, क्या है, ये स्फीयर है ना, तो 2/5 m, ठीक है, 2/5 m r स्क्वेयर, तो 4 हो गया। कितना बन गया ये, 8 kg मीटर स्क्वेयर, 8 kg मीटर स्क्वेयर इज द वैल्यू ऑफ आई। वो आई यहां पे हम यूज कर लेंगे, अब आई हम यहां पे यूज कर लेंगे, क्या आएगा, आई अल्फा तो 8 अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 फॉर यू, ठीक है। 2/5 mr स्क्वेयर, सॉलिड स्फीयर था इसलिए, ठीक है, सब ठीक चल रहा है। अब आ गया इसके आगे, अब क्या करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व करते टाइम आपको मैंने पहले बताया कि आपकी अप्रोच क्या होगी, आपकी अप्रोच होगी, आप ACM निकालो यहां से, सेकेंड इक्वेशन से ACM लिखो, किसके बराबर आया, 25 माइनस FS अपॉन 5, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा आएगा 25 माइनस 2FS अपॉन 8, ठीक है, अपॉन 8। इन दोनों इक्वेशंस को डालो फर्स्ट में, तो क्या बन जाएगा, ACM इक्वल टू 2 इंटू, यानी कि 50 माइनस 4FS, क्या कर रहा हूं मैं, ACM की वैल्यू डाल दो ना। ACM का क्या है, ACM है 25 माइनस FS अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 अल्फा, 50 माइनस 4FS अपॉन 8, 2 से कैंसिल ही कर देना चाहिए था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। 25 50 आ गया यहां से। फिर क्या लिखेंगे, ये FS लिखो। तो यहां से आपको FS कितना दिखाई दे रहा है, FS 3FS बनने वाला है। FS को सारों को इधर ले आओ, नहीं, इसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसकी सारी कैलकुलेशन करो आप, ठीक है। तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे भी, चलो मैं ही कर देता हूं, ठीक है। क्या बनेगा, 8 से मल्टीप्लाई करो, 200 माइनस 8FS, 200 माइनस 8FS इक्वल टू 250 माइनस 20FS। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। क्या बन गया, 200, ठीक है, 200 माइनस 8FS इक्वल टू 250 माइनस 20FS, ठीक है जी। फिर ये बन गया 12FS इक्वल टू 50, FS इक्वल टू क्या बन गया, 50 अपॉन 12, 50 अपॉन 12 किससे डिवाइड करूं, 2 से डिवाइड होता है, तो 25 अपॉन 6 न्यूटन। ये आपके FS की वैल्यू आ गई। एक बार जैसे ही FS की वैल्यू आई, नाउ यू कैन वेरी सिंपली कैलकुलेट आपकी दोनों वैल्यूज जो है FS की टर्म्स में, कौन कौन, अल्फा भी और ये भी, तो ACM और वो भी निकल जाएगा।
ACM और वो भी निकल जाएगा आपका। FS की वैल्यू आपकी 25/6। ठीक है, कैलकुलेशन आप थोड़ी देख लेना कहीं गड़बड़ ना हुई हो मेरे से। ठीक है, तो इक्वेशंस तो यही हैं। ये मेन चीज़ क्या है, कहाँ है ये क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन किस पे है, इन पे। ये 3 आपकी इक्वेशंस हैं जिनके ऊपर पूरा ये क्वेश्चन बेस्ड है। आपको ये बता देता हूँ, ये पूरी 3 इक्वेशंस इसके ऊपर, ये पूरा क्वेश्चन, जिसको ये आ गया उसके आगे कोई कैलकुलेशन में मुश्किल नहीं है। ठीक है, वीडियो बनाते बनाते कई बार सॉल्व करते टाइम कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। ठीक है, लेकिन स्टिल अब आप जब इसके आगे चलोगे, ठीक है, आपने किस तरह से चलना है, आपने जैसे FS निकाल लिया, FS निकालने के बाद आपको मालूम है ACM में वैल्यू डालो, अल्फा में वैल्यू डालो, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो आप चाहे। ACM इक्वल टू क्या लिख देंगे, ACM इक्वल टू लिख देंगे 25 माइनस क्या 2FS। 2FS क्या हुआ 25/3। ये लो, फिर सिमिलरली अल्फा इक्वल टू, ये अल्फा लिखा था मैंने, अल्फा लिख दिया। ACM भी ऐसे ही लिख दो। -25 FS 25/6/5। ठीक है, ये कैलकुलेशन अब मैंने सब कुछ कर दिया, अब आपको आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।